अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? Guys, this is Danish Khalil, Enablers lead ambassador from Karachi, and today we are bringing out a very important topic जिसपे हम ग्रुप्स पे भी डिस्कस करते हैं, अपने ट्रेनिंग सेशंस पे भी डिस्कस करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं. And the topic is related to accountancy and taxation and how to keep your money trail efficient and legit, obviously. So हर बंदा चाहता है कि वो इस चीज़ को जाने समझे, किस तरह से हम अपने मनी ट्रेल्स को एफिशिएंट कर सकते हैं, लेजिट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और टैक्सेशन पर्पस से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं टैक्स पेयर बन के. ऑब्वियसली टैक्स फाइलर बनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल डायमेंशंस में, और हमें लीगली बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हर चीज़ के अंदर. So today we have Mr. Sardar Mohammad Nawaz, which is actually faculty at Institute of Business Management, one of the top-notch business school in Karachi, and he's also an entrepreneur and has been teaching entrepreneurship and related topics for over more than 5 years or so. 2 years. All right, 2 years. Teaching for more than 2 years. Plus, he has been associated with different entrepreneurial projects, such as related to accountancy and taxation firm, as well as related to biogas, and recently been working on a project related to solid waste management at different capacities with different clients and different portfolios. So, let's welcome Mr. Sardar Mohammad Nawaz today with us. Assalamu alaikum, Sardar bhai. Kaise hain aap? Walaikum salam. Thank you very much, Danish Khalil, for having me over here tonight. All right. So the topic today that we are discussing here in this group and our on Facebook page as we are live is about accountancy taxation. So कुछ थोड़ा सा briefly बताएंगे audience को कि accountancy taxation ये सब क्या होता है, businesses में इसकी कितनी importance है. हम पाकिस्तान में रहते हुए e-commerce business करना चाहते हैं दुनिया के different countries में, चाहे US हो, UK हो, Europe हो, Japan हो और UAE हो, Australia हो, like you can name it, we can go to many places. So keeping that in mind, आप क्या समझते हैं, ये basic audience को एक introductory level पे कुछ बताना चाहेंगे इस topic के हवाले से, ये कितना important है? देखिए जी दानिश, किसी भी बिजनेस का जो बैकबोन होता है वो उसका अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है जी, क्योंकि यही चीज़ आपके इन एंड आउट और आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए चलती है कि आपने कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसका रिटर्न कितना उठाना है, ठीक है जी. इसी तरह जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्सेशन हर गवर्नमेंट का, किसी भी टेरिटरी की बात करें, चाहे US हो, जापान हो, UK हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सो एंड सो फोर्थ, तो उनका जो बैकबोन होता है वो टैक्स होता है, ठीक है जी. सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर हम दो हिस्सों में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस फर्स्ट. कोई भी शख्स अगर बिजनेस करता है तो उसकी अकाउंटिंग क्यों कर मेंटेन हो? वो इसलिए मेंटेन हो ताकि वो इस बात का हिसाब लगाए कि जो पैसा उसका लग रहा है वो क्या वो सही तरीके से लग रहा है. अकाउंट वर्ड ही अकाउंटेबिलिटी की तरह होता है कि जी आपको जो पैसा लग रहा है वो सही तरीके से लग रहा है. अगर आपको अपना कैश फ्लो ही नहीं पता तो इन दी एंड बहुत से जो हमारे पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स की जो फेलियर्स हैं वो इसी वजह से होते हैं कि उनको अपना कैश फ्लो का आइडिया नहीं हो पाता. शुरू में तो वो पैसा लगा रहे होते हैं, बिल्कुल इस तरह लेके चलते हैं जैसे वो घर का पैसा खर्च कर रहे होते हैं. जब हम कोई चीज़ नॉन कमर्शियल तरीके से करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर के ऊपर घर पे जो है वो फॉर एग्जांपल गैस का बिल है, ठीक है, कभी वो 120 रुपये आता है, कभी 300 रुपये आता है, कभी 600 आता है, कभी 1500 आता है. आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अमूमन फ़र्क नहीं पड़ता कि यार चलो ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना बड़ा. लेकिन जब आप बिज़नेस करते हैं तो एक रुपये काउंट करता है आपका, ठीक है. वही 1 रुपये जितना कम एक्सपेंस होगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस होते हैं. तो हमें अकाउंटिंग का होना बहुत इस लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है. फिर हम बात करते हैं अकाउंटिंग टैक्सेशन से रिलेट किस तरह करी होती है, क्योंकि जब आप अकाउंट्स मेंटेन सही तरह कर रहे होता है आपको पता होता है कि आप कितना टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं या कितना आपके ऊपर लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को देने के लिए. और कभी कभार तो खुशकिस्मती ये होती है कि जी कभी कभार आप एक्स्ट्रा पे कर चुके होते हैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू और आप वो क्लेम कर जाते हैं. तो गवर्नमेंट इस बात पर लाइबल होती है कि आपका जो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो वो ले चुकी है वो आपको वापस कर दें थ्रू एडजस्टमेंट और थ्रू कैश चेक्स वगैरह को वापस करके आपके अकाउंट में करके. और गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैक्सेशन इस सेंस में है
कि वो जितनी भी फैसिलिटीज़ आप लोगों को देती है, लाइक रोड्स है, रेलवे है, CAA के एयरपोर्ट्स हो गए, सारे सर्विसेज हो गई, तो वो गवर्नमेंट वहीं से सारा पूरा पैसा करेगी, अपने बजट्स वहीं से बनाती है। तो वो हर लिहाज से कोशिश करेगी कि आपके ऊपर जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके तो सिस्टम बन चुके हैं 200-250 सालों के अंदर, और पीपल आर यूज्ड टू अबाउट इट कि जी हमने देना है, वो उनको उनके खून में आ जाता है, ये बात आ गई है कि हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, टैक्सेस बेसिकली कोई परेशानी या मुसीबत नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक एहसास है जो आप गवर्नमेंट के लिए करते हैं, और फिर इन रिटर्न गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट फिर जैसे डेवलपिंग कंट्रीज फॉर पाकिस्तान है, वो भी फिर आपके साथ जैसे पाकिस्तान है, वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो So काफी we have वर्कआउट like कर so रही है। many. जी ठीक है, सो वी हैव लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली कुछ यूएस में काम कर रहे हैं, कुछ यूके में काम कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात होते हैं उनके कि पैसे यहाँ से कैसे भेजें, वहां से कैसे मंगाएं, और अपनी मनी ट्रेल को सही कैसे रखें। इवन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं वो इसी टॉपिक में कर रहे होते हैं, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक टैक्सेशन है। वीएटी की बात करें तो वो यूके यूरोप में है, यूएई में है, और जीएसटी जो है वो कनाडा में है, यूएस में है। इनकम टैक्सेस आपने सब जगह पे करने हैं, फिर उस पैसे को पाकिस्तान मंगाना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा पाकिस्तान आना है। सो पाकिस्तान में उस पैसे को कैसे क्लीन रखा जाए, उसको अपनी बुक्स में कैसे क्लियर रखा जाए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जैक्टली। तो हाउ वन कैन डील विद दिस सिचुएशन, उनको क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1 वो क्या लें, स्टेप नंबर 2 क्या हो, वो पूरा प्रोसीजर उसका क्या होगा, उसका क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे वो लोग? मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ हमारी डेली लाइफ से, ताकि आप ये चीज़ समझ सके कि डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको स्टेप बाय स्टेप या प्रॉपर प्रोसीजर से लेके चलना कितना इंपॉर्टेंट है, या कितना इजी है बल्कि कह सकें। वो इस तरह है कि जी हम पाकिस्तान के हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है, तो हम मिसाल एक दे देते हैं छोटी सी, कि हम जब कार ड्राइव कर रहे होते हैं या बाइक राइड कर रहे होते हैं, और सामने ट्रैफिक पुलिस वाला जब हमें हाथ दे के रोकता है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं उस वक्त जब हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक लाइसेंस कार्ड, रनिंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, ठीक है, सारे आपने टैक्सेस पे किए होते हैं। तो आप बड़े कॉन्फिडेंस में आकर पुलिस वाले से बात करते हैं, बातमाद होकर बात करते हैं। वो आपका सिर्फ चेक करता है, जब वो चीज़ें आपसे बारी बारी मांगता जाता है, वो काइंड ऑफ ऑडिट ऑन द स्पॉट वो कर रहा होता है आपके साथ। तो आप जब सब चारों पांचों चीज़ें आप उसको डॉक्यूमेंट में दिखा देते हैं, तो आगे से फिर वो शख्स बड़ा मुस्कुरा कर आपको कहता है ठीक है जी सर आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिस करेंगे, तो फिर वो आपसे आपके ऊपर एक चालान लगा देता है। तो टैक्सेशन के जो इदारे हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, उनका बिल्कुल यही तरीका है, चाहे इवन पाकिस्तानी क्यों ना हो। उनका तरीका ये होता है कि वो रैंडमली आपको एक नोटिस भेजते हैं, आपका बैलेटिंग में नाम निकलता है 10%, टोटल 10% में से, और फिर आपको नोटिस भेज देते हैं। अगर आप उनके पास जाके बैठे हैं, उनको अपनी तमाम चीज़ें क्लियर दिखाते हैं, उन्होंने कहा जी अपना अकाउंट चेक करवाइए, अपने ट्रायल जो मनी ट्रेल है वो चेक करवाइए, अकाउंट जो आप कह रहे हैं जी इतना पैसा था, इतना पैसा निकला, इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना प्रॉपर्टी मैंने सेल कर ली, इतनी रखी, वो जो आप कह रहे हैं अपने रिटर्न के अंदर, अगर वही चीज़ आप शो कर रहे हैं अपना ऑन बुक, तो यार फ्री टू गो, हम आपसे कोई मसले में मसाइल नहीं करेंगे। अब हम ये आपको मिसाल मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। सबसे पहले जब आप पाकिस्तान में, क्योंकि आप कर रहे हैं काम, अब डिपेंड करता है आप एज अ वीए हैं या एज अ इन्वेस्टर हैं, या आप लिविंग इन पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले तो अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी कि आप एज अ इन्वेस्टर अगर हैं तो फिर आपकी कंपनी पाकिस्तान रजिस्टर्ड हो। तो एज अ कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट या लीगल कंसल्टेंट मैं आपको जो एडवाइस करूंगा, हम कंपनी फॉर्मेशंस करवाते हैं, ठीक है, या फिर एओपीस करवाते हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन से आपकी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्या होता है, जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको काफ़ी हद तक फैसिलिटीज देने की कोशिश करती है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो गए उनके पास, उनकी गवर्नमेंट की टैक्सेस की लिस्ट में भी आ गए, टैक्सेशन की लिस्ट में भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, एफपीआर के अंदर रजिस्टर भी हो जाएंगे साथ साथ। अब हम बात करते हैं, जब आप इन चीज़ों इदारों में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपका पैसा भेजना बड़ा फर्क पड़ता है बाहर, ठीक है। आपको जो पैसा भेजने एज ए इंडिविजुअल भेजते जब भेजेंगे तो गवर्नमेंट आपको एक इंडिविजुअल की नजर देखेगी, उसके सवाल डिफरेंट होंगे आपके लिए, वो मजीद चूचा करेगा, ठीक है, कि यार क्यों भेज रहे हो। लेकिन जब आप एज अ कंपनी या फिर एज ए इंडिविजुअल बिजनेस बाहर पैसा भेजेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सवाल डिफरेंट हो जाएंगे आपसे, क्योंकि उसको पता है ये किसी को इसलिए नहीं भेजा किसी ने क्या फायदा उठाना है, बल्कि इसलिए भेजा ताकि बाहर से बिजनेस करे जो ये कर रहा होगा।
तो उसके रिलेटेड फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशन कुछ होते हैं, कुछ लिमिट्स हैं। $10,000 की कुछ लिमिट उनकी होती है। उसके बाद फिर अगर फर्दर अबव जाना होता है आपने, तो आपको इंडिविजुअल की बात करो, $10,000 की आपकी परमिशन होती है। लेकिन आप इसके अबव अगर जा रहे होते हैं तो फिर आपको स्टेट बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है। ड्यू टू 2017 के जो इवेंट्स कुछ हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग के, उसकी वजह से स्टेट बैंक ने कुछ रेमिटेंसेस के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई है, चाहे मुल्क में आ रहे हो या जा रहे हो, दोनों सूरत के अंदर। ज्यादा सख्त पाबंदियां नहीं है, आपने थोड़ा सा उसके प्रोसीजर्स को वर्क करना पड़ता है। वो जो प्रोसीजर्स और परमिशन आपको मिल जाती है तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है बार बार। फिर हम बात करते हैं वो लोग जो अब्रॉड रहते हैं, ठीक है जी, लाइक फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए और यूएई, कनाडा, जापान, ये इन मुल्कों में रहते हैं। तो वहां से पैसा पाकिस्तान अगर प्रॉपर चैनल से हो, देखिए हम इम्प्रॉपर चैनल की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जरूरत भी नहीं इस तरह की बात करने की, क्योंकि वो ममालिक हमेशा प्रॉपर चैनल ही को देखते हैं, क्योंकि जो वहाँ रिहायशी हैं उनके लिए इशू क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आपके पेपाल का चैनल आपके पास है, आप पेपाल के थ्रू पाकिस्तान पायोनीर जो रेमिटेंस सॉफ्टवेयर है या रेमिटेंस का एक मीडियम है, उसमें आप मंगाते हैं। तो ये इस तरह के अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू चलेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। अब असल जो चीज़ आगे चलती है कि आपके ऊपर टैक्सेस किस तरह लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट ने आपके लिए पॉलिसी निकाली है, ख़ास तौर पे जो लोग अमेज़ॉन के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, स्पेशली जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन पे टैक्स एग्जेप्शंस हैं, ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट आई है इसने 2023 तक आप लोगों को टैक्स एग्जेम्पशंस दी हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि फ्रीलांसर्स जो हैं या जो हमारे वीए हैं, उनको ये वाली बात पता नहीं। अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, एक वीए हैं, वो नॉट एग्जैक्टली अ वीए, बेसिकली फ्रीलांसर्स हैं जो वेबसाइट सर्विसेज और दीगर कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं। उनके अकाउंट में तकरीबन 10-15 लाख रुपए महीने के गिर रहे होते हैं आराम से। लेकिन वो शख्स अपनी टैक्स फाइलिंग जो है उसमें निल फाइलिंग कर रहा है, कहते हैं पाकिस्तान में तो नहीं कमा रहा, ठीक है। तो फाइल तो बेशक वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें शो ही नहीं कर रहा उसके अकाउंट में कितने पैसे गिर रहे हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये पैसा तो बाहर का है, मुझे क्या जरूरत है बताने की। आपको बताने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को पता है पहले से, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके CNIC पे खुलता है। इवन अब तो बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, वो ऑपरेटिव ही नहीं होगा जब तक आप बायोमेट्रिक यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट सिर्फ मौके का, या FBR जो है वो मौके का वेट करेगी कब उनको फुर्सत मिलेगी और फिर वो आपका बैलेटिंग में नाम आए और फिर वो आपसे सवाल स्टार्ट करे, ठीक है। तो मैंने फिर उनसे जब डिस्कस किया, मैंने कहा क्यों, क्या टैक्स लग जाएगा मेरे? मैंने कहा टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत क्लियर अंदाज में कह दिया कि 2023 तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। बल्कि वो कहता है आप और ज्यादा पैसा मंगाओ पाकिस्तान, फता के फॉरेन रिजर्व हमारे बढ़े, ठीक है। आज 15 लाख नहीं, आप कल 15 करोड़ रुपए लेकर आ जाए पाकिस्तान में, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आपके बिजनेस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इट्स एग्जेम्प्टेड है। अगर आप दीगर कंपनीज देखें जो कॉल सेंटर्स हैं, जो लाइक फॉर एग्जांपल जितने बड़े बड़े कॉल सेंटर्स कराची के अंदर है, उनके बहुत बड़े नाम है, या इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर आप देखिए टैक्सेस ही नहीं है, ठीक है। इसी में से वो बहुत तेजी से ग्रो कर गए पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर। Exactly. Okay. So, okay, we have like tons of questions coming in. So let's take questions first maybe, क्योंकि ज़्यादा जो क्वेरीज हैं हमारी उसी से रिजॉल्व होंगी, लोगों के बड़े सवालात हैं। अच्छा जी, आमिर डोसानी भाई जो हैं ये कह रहे हैं कि हाउ टू सेंड अ बिग अमाउंट, फॉर एग्जांपल $60,000 फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएसए, हैविंग एन LLC इन यूएसए ऑलरेडी, कैसे भेजेंगे ये पैसे? देखिए जी, सिंपल तरीका है इसका, बहुत आसान है। पहला स्टेप तो है कि आपने स्टेट बैंक से परमिशन लेनी है। स्टेट बैंक एक प्रोसीजर है, इट टेक्स नॉर्मली 30 to 60 डेज का एक प्रोसीजर होता है। आपने अपने आप को प्रूफ करना होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में जो सवालात होते हैं, एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर आपने प्रूफ करना होता है कि आपकी यहाँ की कंपनी जो है या आप जो है वो वहाँ की कंपनी को क्यों भिजवा रहे हैं पैसा, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। ये ज़रा ज़्यादा जिसे कहते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल हज़म करना होता है। तो आप जब वो प्रूफ कर देते हैं, विच इज़ वेरी इजी, इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाते, वो आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर परमिशन देते हैं और आप अमाउंट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से टू द इंटरनेशनल बैंक अकाउंट बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ स्टेट बैंक्स परमिशन। Alright. And how will he bring back the money out of it? Like अगर यहाँ से पैसा जाता है, so $60,000 for example पाकिस्तान से यूएसए चला गया, तो वो उस पैसे को वापस कैसे मंगाएंगे और किस बिना पे मंगाएंगे? क्या सोर्स होगी उस पैसे को वापस मंगाने की?
जब $60,000 की आप परमिशन ले रहे होते हो तो स्टेट बैंक इस बात की, ये मेरी तरफ से एक बात है कि जी इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा होगा, जब $60,000 बिजनेस के लिए जा रहा था, पैसा पाकिस्तान में वापस भी आना चाहिए, ठीक है। व्हेन इट्स गोइंग आउट इट शुड बी कमिंग इनसाइड, ठीक है, इट शुड कम बैक। तो जब वो वापस आ रहा होता है तो आप सेम वही चैनल यूज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में पैसा आने की परमिशन की जरूरत नहीं है एज सच, ठीक है। आप बताते हैं कि जब आपका पैसा $60,000 वहां पहुंच गया, आपने बिजनेस किया, आपको प्रॉफिट हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल $10,000। अब आपने डिसाइड किया जी 10 में से मैं $6,000 पाकिस्तान में मंगवाना चाहता हूँ, तो आप वही पेपाल का अकाउंट या बैंक अकाउंट जो यूएसए के अंदर है वो पाकिस्तान के पेपाल टू पायोनियर कर दें या यूएस बैंक से पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफर करेंगे। वहां की कंपनी उसको वेरीफाई करके कंफर्म करके देगी कि किस मद में मैंने भेजा है, ये किस खुशी में भेजा है, ठीक है। तो आपका जो है वो लीगली तौर पे हो जाता है उस चीज को, फिर वो लीगल 100% लीगल हो जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं जी ब्लड रिलेटिव्स है। ये ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में नॉट दैट मच एक्टिव, बट यस उनकी नजरें होती हैं कि जी ये पैसा एक लिमिट है। लाइक अगर मेरे अब्बा वहां रहते हैं अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर रहते हैं, वो पैसा मेरी फैमिली को यहाँ भिजवा रहे हैं फैमिली सपोर्ट के नाम पे, उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। साल में इतना नहीं, ऐसा नहीं कि आप 10-10 करोड़ पे बहुत बड़ी अमाउंट नहीं भिजवा सकते, बहुत लिमिटेड अमाउंट होती है। तो उस अगर उसको एक्सीड कर रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अब वहां बैठ के आपने कहा जी मैं पाकिस्तान में एक अदद बंगला खरीदना चाहता हूँ जो कि 2-4 करोड़ रुपए का है, तो फिर आपने परमिशन स्टेट बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। आपको इन्फॉर्म जब करते हैं तो स्टेट बैंक उसको या अपने बैंक को, नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली स्टेट बैंक, अपने आप बैंक के थ्रू स्टेट बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान में आने वाली है, तो काइंडली इसके लिए ओपनिंग कर दें आप चीजें। आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल। एक हमारा क्लाइंट था कॉल सेंटर का, उसका जो टर्नओवर था इट वाज अबव आई थिंक $50,000, ठीक है जी। वो $50,000 पाकिस्तान के अंदर हर दफा अपने रेमिट करता था, ठीक है, और प्रॉपर चैनल, वो वहां पर भी उसकी कंपनी थी, यहाँ पर भी उसकी कंपनी थी, दोनों में वो सेम डायरेक्टर्स थे। तो जब वो भिजवाता था तो स्टेट बैंक को पता होता था कि $50,000 आएगा। अगर आपको कहीं से भी जरा सा अंदाजा हो जाए कि ये 50 के बजाय $52,000 यानी $52,000 हो जाएगा, यानी अबव जा रहा है, तो आप फॉरेन बैंक को बताइए, वरना वो थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे आपको। थोड़ा सा परेशान करते हैं वो इसमें, लेकिन आप बताएं। देखिए हमें आदत बनानी चाहिए कम्युनिकेशन की। आप बैंक से कम्युनिकेशन में रहेंगे मुस्तकिल, यार आज 51 आएंगे, अगली दफा 53 आएंगे, बस आपने बताना है, तो आप बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। Okay, great. Okay, so we have another question from Daniel Saeed. Where should we pay income tax and sales tax if we are UK limited company and Pakistani national? अच्छा, दानियाल नीड्स टू क्लियर वन थिंग कि वो रेजिडेंट ऑफ यूके हैं या पाकिस्तान में रहते हैं अभी। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। लेकिन चलिए मैं एक जनरल ठीक है, मैं दो सिनेरियो बता देता हूँ। आप पहले सिनेरियो में ये है कि आप नॉन रेजिडेंट हैं यूके के, यानी आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप डायरेक्टर फॉरेन डायरेक्टर हैं यूके के अंदर, ठीक है। तो आप यूके में भी पे कर, आपके ऊपर देखें, आप जो पैसा निकालेंगे वो सैलरी के नाम पे निकालेंगे, ठीक है। आप यूके के अंदर जो है वो सैलरी के नाम पे, ये लीगल है, दिस इज लीगल, ठीक है। मैं आपसे जो बात यहाँ पे करूंगा वो लीगल मैटर को देखते हुए बात करूंगा। तो आप क्या करते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट डायरेक्टर होता है वो सैलरी विड्रॉ करेगा वहां पर। अब वहां पे तरीका ये कि जो नॉन रेजिडेंट है उस पर जो इनकम टैक्स है ऑन सैलरी इट इज 20%, ठीक है। 20% आपके सैलरी में से कट जाएगा स्ट्रेट, वहां पर ये उसूल है। दूसरी चीज ये है कि उसकी एक लिमिट है सैलरी की, 48,000 पाउंड्स, ठीक है। ईयरली अगर आप कमाते हैं तो 20%, अगर इफ दिस एक्सीड्स 48,000 पर ईयर या पर एनम तो ये डबल हो जाता है, लाइक इट गोज टू 40%, आपकी सैलरी की डिडक्शन होगी। तो आप ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप रेजिडेंट है, जो आपका डायरेक्टर वहां बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर जो है वो पाकिस्तानी रेजिडेंट है जैसे कि दानियाल है, दूसरा पार्टनर फॉर एग्जांपल ABC कोई बंदा हो, उनका डायरेक्टर है वहां पर, वो यूके रेजिडेंट। अब वो जो सैलरी विड्रॉ कर रहा होगा वहां पर वो 32.5% पे कर रहा होगा, ठीक है। वो 20% पे नहीं करेगा, वो 20% पे करेगा इनकम टैक्स के मद में और 12.5% वो पे करेगा नेशनल इंश्योरेंस के मद के अंदर। तो ये उसका सिलसिला होता है। अच्छा, हम बात करें अगर पाकिस्तान में कैसे करेंगे, जब वो पाकिस्तान में पैसा आएगा तो क्योंकि वो सैलरी विड्रॉ कर रहा है एज अ नॉन रेजिडेंट डायरेक्टर ऑफ यूके कंपनी, तो वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड, वो बेसिकली वो सर्विसेज प्रोवाइड करे ना। आपको पहले क्लियर करना है, मैं शुरू में कहा था यू नीड टू क्लियर योर स्टेटस। आप
एक्सपोर्टर हैं आप, क्या हैं, आपकी पोजीशन क्या है। तो अगर आप एज अ फ्रीलांसर या सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अपने को पोजीशन करेंगे तो आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं, क्योंकि आप बेसिकली आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप Perfect. पैसा तो नहीं कोई कर रहे। Perfect. Right. We have a question from Salim Sultan. What if we are sourcing from China and sending to UK? In this scenario, how to send the money from Pakistan? मतलब मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवा रहे हैं और उसको भेज डायरेक्ट यूके रहे हैं, लेकिन पैसा पाकिस्तान में पड़ा है, तो वो चाइनीज सप्लायर को पे कर रहे होंगे, तो वो उस सूरत में क्या करेंगे? देखिए जी, आप जब ये वाला काम ये सोर्सिंग वाला काम करते हैं फ्रॉम वन कंट्री और अदर कंट्री और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब आप आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, सेम जवाब है उसका कि जी आप वहाँ पे जो बंदा आपको पैसे भेज रहा होगा वहाँ से अदर दिन पाकिस्तान के अंदर भी भेज रहा होगा, तो उसने सिर्फ जस्टिफाई करना है कि मैं इस मद में, इसकी सर्विसेज के मद में, क्योंकि मेरा फॉरेन डायरेक्टर पार्टनर है, ये हमें सर्विसेज ये देता है बैठकर यहाँ पर पाकिस्तान बैठ के, तो आप वहाँ से भिजवा देते हैं, सेम अकाउंट टू अकाउंट, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। Alright. अब वो कैसे नहीं लगेगा वो एक अहम सवाल है, हाउ टू प्रूव दैट। Okay. वो एक सवाल है जो फिर हम एंड ऑफ द सेशन पे इंशाल्लाह जवाब देंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, अरीब तुफैल कह रहे हैं कि could you please tell us when an individual should go for NTN if he is earning around 400 USD per month, which is a moderate amount. So is it necessary to give a proof of your income, or we can just withdraw our payments through Asan bank accounts that does not require any statements or anything? अच्छा, पहला इसमें दो हिस्से हैं इस सवाल के कि इंडिविजुअल को एनटीएन कब बनाना चाहिए। एज पर लॉ वॉलंटरी के तौर पर आपको जब आपका सीएनआईसी कार्ड बन जाए, आप 18 साल के अपना कुछ प्रूफ कर सकें कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, खूबसूरत सीएनआईसी कार्ड लेके आप घूम रहे हैं वो स्मार्ट वाला, तो आपको एनटीएन रजिस्टर हो जाना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन, और वॉलंटरी तौर पर हो जाना चाहिए। मेरे नज़दीक तो हर हाल में हो जाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं गवर्नमेंट को मैं 18 साल का हूँ, मैं कुछ भी नहीं कमाता, ठीक, कंप्लीट अपने फादर पे डिपेंडेंट हूँ या पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ, इसलिए मुझे टैक्स नहीं कटना चाहिए, ठीक है। या फिर आप बताएं कि जी मैं बिल्कुल 18 साल का हूँ या उससे ज्यादा उम्र का हूँ और मैं कमाता हूँ और मैं टैक्स इतना लायबल हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको, तो हम वो स्टेटस बताते हैं। तो पहले आप ये क्लियर करें व्हाट इज एनटीएन या टैक्स फाइलिंग क्या होती है। टैक्स फाइलिंग बेसिकली आप अपना पोजीशन बताते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जी मैं कितना कमाता हूँ या मैं नहीं कमाता, या मैं कारोबार करता हूँ, ठीक है, या मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझ पर इतना टैक्स लगना चाहिए था, नहीं लगा, या लग रहा है वो ज्यादा लग गया, ज्यादा दे दिया मैंने, मुझे वापस कर दें। ये सारा सिलसिला आप बताते हैं उसके, सिर्फ यही सिलसिला होता है उसके अंदर, अगर आप इजी समझना चाहते हैं। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि इफ ही इज अर्निंग अराउंड 400 USD पर मंथ, 400 इज इक्वलेंट टू आई बिलीव सो तकरीबन 60,000 रुपए, ठीक है। अब आप ये जो USD 400 आ रहे हैं, ये सवाल है ये रेमिट होकर आ रहे हैं, लाइक बाहर से आ रहा है पैसा, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। आप एक बात क्लियर करें, आप जब टैक्स फाइलिंग करते हैं तो इसलिए टैक्स फाइलिंग नहीं करते, मैं अपने स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, अपने क्लाइंट से भी अमूमन यही बात कहता हूँ कि आप पहले ये समझिए कि टैक्स फाइलिंग क्यों कर रहे हैं आप या कब आपने करनी है, exactly. तो उसका पहला स्टांस क्या है। तो वो मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर ये बात फैली हुई है कि जी क्योंकि मैं उस स्लैब पर अभी तक आया नहीं हूँ, टैक्स डिडक्शन वाले स्लैब के ऊपर, इसलिए मुझे फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा उसमें ये रिस्पॉन्स होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक खातून जैसे मेरी वालदा है, वो हाउस वाइफ है, तो मैं उनकी भी टैक्स फाइलिंग करता हूँ, उसमें बताता हूँ कि ये हाउस वाइफ है और इनकी कोई अर्निंग नहीं है एंड शी इज कंप्लीट डिपेंडेंट अपॉन हिज सन, हर सन, और उन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट खामोश रहती है। एक शख्स को पता है कि हाउस वाइफ है तो गवर्नमेंट पे सवाल नहीं करेगा। तो आप ये मत देखें कि आपका स्लैब में आप कट रहा है नहीं कट रहा, ठीक है। अब अगर आपकी सिचुएशन रखूं लाइक यू आर VA और आपको $400 गिर रहे हैं आपके अकाउंट के अंदर, तो आपको तो वैसे ही पहले एग्जेम्पशन मिल गई टैक्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर भी फाइल करें और आपके लिए मैंडेटरी फाइल करना, और आप उसमें बताएंगे जी $400 बाहर से पैसा आ रहा है मेरे पास। लेकिन जब बाहर से पैसा गिरता है ना, तो गवर्नमेंट के कान खड़े हो जाते हैं, एजेंसीज के कान खड़े हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार ये पैसा क्यों आ रहा है, सिर्फ उसका सवाल पूछते हैं। तो आप बताते हैं जी मैं अमेजोन के ऊपर VA सर्विस दे रहा हूँ, उस पर मुझे $400 महीना मिलता है, ठीक है। और वो बोलेगा टैक्स दो उसके ऊपर, तो आप फिर कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2023 तक इस पे एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं। आप बस वो क्लेम करते हैं और वो FBI के पोर्टल पे ही बताएंगे तो वो एक्सेप्ट होगा। आप दुनिया में चीखते फिरें, वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी बात को। The conclusion of the story is that every individual or every person has to file a tax basically
अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल सबने करने, इवेंचुअली वो हाउसवाइफ है, इवेंचुअली वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, कम अर्न कर रहे हैं, सबको टैक्स फाइल करना चाहिए, सबको टैक्स करना चाहिए और बगैर डरे करना चाहिए। कुछ लोग जो डरते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं कि एफबीआर रिश्वत मांगेगा, नहीं, रिश्वत नहीं मांगते एफबीआर। मैं क्योंकि कर्से से इस काम फील्ड के अंदर हूँ, 5-6-7 साल हो गए हैं, शायद ही शादी और नादिर कभी अंडर टेबल की बात चली है, लेकिन वो भी सिर्फ इस वजह से चलती है कि आप मौका देते हैं, आप मौका नहीं देते, आप क्लीन चिट चलें, कभी नहीं होता। लेकिन एफबीआर अब बहुत क्लीन हो चुका है काफी हद तक, मैं कह सकता हूँ। SECP इसी तरह है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ₹1 की रिश्वत नहीं है भाई, बहुत जबरदस्त सिस्टम हो चुका है। तो आप निकले आराम। एक बात है कि मार्केट में कि डराने वाली बात होती है, ऐसा कुछ है नहीं। आप साफ चलेंगे, आपसे कोई जी, आप साफ चलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं आपसे पैसा मांगने की, रिश्वत मांगने की। बाहर मुल्क के अंदर तो बहुत ज्यादा लोग क्लीन रहते हैं और टैक्स फाइलिंग को तो बहुत इनकरेज करते हैं, उन्होंने कल्चर बिल्ड कर दिया अपना, उनका कल्चर ऐसा बिल्ड हो चुका है कि दे इनकरेज टैक्स फाइलिंग्स। जी, एक चीज मैं थोड़ा यहाँ ऐड करूंगा टैक्स फाइलिंग के हवाले से। टैक्स फाइलिंग से आपको फायदा नहीं दे रही, इसमें कई फायदे भी हैं। मैं थोड़ा 1-2 फायदों की बात करते हुए चल लूं कि टैक्स फाइल करने का आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हैं, चाहे आप एक मिसाल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अरीब तुफैल है। अरीब तुफैल जो है वो स्लैब के अंडर भी आ रहे हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और ये 20 साल का लड़का है और इसका कोई टैक्स स्लैब में आना नहीं चाहिए, ठीक है, और ये गाड़ी खरीद निकल जाता है। इनके वालिद साहब कहते हैं मैंने एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ अपने बेटे को, लेकिन गाड़ी का मालिक कौन बन रहा है? बेसिकली अरीब तुफैल बन रहे हैं। तो उसमें जो टैक्स, क्योंकि रजिस्टर अरीब तुफैल के नाम, पेमेंट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, पेमेंट कौन कर रहा है, यहाँ किसके नाम पे रजिस्टर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो अरीब तुफैल इज अ 20-year गाय फॉर एग्जांपल, और उनके ऊपर कोई स्लैब भी नहीं लग रहा टैक्स का। तो जब वो फाइल करें तो पहला गाड़ी बेचने वाला यानी जो डीलर होगा पूछेगा आर यू अ फाइलर और नॉन फाइलर। ये कहेंगे मैं नॉन फाइलर हूँ, तो इस पे जो टैक्स होगा फॉर एग्जांपल विथ होल्डिंग टैक्स होगा 50,000 रुपये फॉर इंस्टेंस, तो कहेगा 50,000 रुपये कर दें। तो अगर ये अरीब पूछेंगे अगर मैं फाइलर होता तो ये कहते हैं कि जी तो मैं आपको 25,000 रुपये ऑफ कर देता आपके ऊपर। गवर्नमेंट कहती है 25,000 रुपये ऑफ कर दूंगी, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ये नहीं पूछी आप स्लैब में आते हो नहीं आते हो, थ्रेशोल्ड आपका है कि नहीं है, वो आपको फैसिलिटी देगी फिर भी, ठीक है जी। पहला तो फायदा ये होगा। इसी तरह दीगर जगहों पर अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड है और उसमें इनाम निकल आता है, तो उसका परसेंटेज जो टैक्स काट रहा होता है, विथ होल्डिंग काट रहा है गवर्नमेंट, वो कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सबसे ज्यादा फायदा ये कि आप सब ये ख्वाब लेके बैठते हैं या कोशिश करते हैं कि हम जो हैं वो अब्रॉड जाएं, तो अब जो वीजाज लगते हैं उसमें वो टैक्स एनटीएन आपका मांगता है, एक्टिव टैक्स फाइलिंग मांगता है कि आप एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि फाइलर होने का मतलब ये कि आप एक्टिवली इकोनॉमी में पार्ट ले रहे हैं, आपका वजूद क्लियर होता है वहां पर, चाहे आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, आप थ्रेशोल्ड में है कि नहीं है। तो इसलिए टैक्स फाइलर होने के बहुत सारे और मजीद फायदे हैं। Okay, we have question from Osama Iqbal. Is TransferWise safe to send, receive money? TransferWise is another hyper wallet method, basically, जिससे payments receive की जाती हैं। जैसे Payoneer है, या बाहर मुल्कों में PayPal होता है obviously, तो उसी तरीके का ये पेमेंट गेटवे है। तो इससे पेमेंट जो आती है हमारे बैंक अकाउंट्स में, क्या वो रिसीव होना सेफ है? देखिए मुझे टू बी ऑनेस्ट इस मीडियम के बारे में मैंने ना यूज़ किया है ना मुझे इसके बारे में पता है, बट यू नीड टू नो कि इसकी रेटिंग क्या है, आप वो चेक कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, ट्रांसफरवाइज यूज़ नहीं किया पर्सनली तौर पर, ना मुझे इसका आइडिया है। मुझे पेपाल का पता है, देयर आर वेस्टर्न यूनियन अदर सोर्सेस। इट्स अ हाइपर वॉलेट मेथड सिमिलर टू PayPal in other countries and similar to Payoneer in Pakistan and many other countries. ये सिमिलर टू दैट मीडियम है, सिमिलर प्लेटफॉर्म है। इसका भी मकसद वही है कि इसमें डॉलर्स या पाउंड्स होते हैं जो आप कमाते हैं और आपके अमेजोन से उस ट्रांसफरवाइज या पेनियन में वो डॉलर्स आते हैं या पाउंड्स आते हैं, उनको आप विड्रॉ पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में कर रहे होते हो। तो इसकी जो विड्रॉल है पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, उस चैनल की बात हो रही है कि वो रिसीव करना सेफ है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या लीगैलिटी होती है? टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, टैक्सेशन इस बात पर नहीं होती कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं, टैक्सेशन इस बात पे होती है कि आपका अमाउंट कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और किस चीज के लिए आ रहा है, किस मद में आ रहा है। दैट्स द होल थिंग। उसके लिए मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप बैंक टू बैंक करें, आप यूएसए की किसी भी बैंक से आप यहाँ पर ट्रांसफर कर दें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, या पेपाल से यहाँ के पायोनीर में कर दें, या वहाँ के बैंक से यहाँ के पायोनीर में कर दें, nobody would be asking किस क्या मीडियम आप यूज कर रहे हैं। Okay, we have a question from Farooq Javed. He's one of my student as well. He's a textile manufacturer. So he is asking, if we source product from Pakistan,
to US and like how can we bring money back to Pakistan while selling on Amazon, because it may take more than 6 months to cash out from Amazon. Basically कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स होती हैं उसमें स्टेट बैंक कहता है भाई 6 महीने में पैसे वापस आने चाहिए. जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स कर रहे हो उस एक्सपोर्ट की मद में पैसा 6 महीने में वापस आना चाहिए. अगर वो 6 महीने से ज्यादा टाइम लग जाता है तो उसमें क्या होता है, और उतना अमाउंट वापस नहीं आता तो उसमें क्या होता है. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क. देखिए इस सिचुएशन में स्टेट बैंक के अपने एसआरओज हैं जो मुझे अभी राइट नाउ तो याद नहीं एग्जैक्टली कि उस पर वो पेनल्टी लगाता है या फिर वो एक्सटेंशन देते रहता है. ठीक है, देखें स्टेट बैंक को ये वाली बात और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये वाली बात बहुत अच्छी तरह पता है कि, और अच्छा दे आर इवन न्यू टू अमेजोन ऑल्सो. ठीक है, तो शुरू में उनको थोड़े से हैं ये ग्लिचेस आते हैं कि जी यार ये पैसा 6 महीने के अंदर क्यों नहीं आ रहा आपका, ये आना चाहिए था. तो उसमें ये कि हमें स्टेट बैंक से डिस्कस करना पड़ेगा, एक अदद इसके ऊपर क्लियरेंस लेनी पड़ती है कि अगर इन 6 मंथ्स गुजर जाएं. तो अभी तक क्योंकि इस पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि हमारा 6 मंथ के अंदर तो आ जाता है अभी तक जितने लोगों से हमारा एक्सपीरियंस हुआ है. बट आई वुड गेट बैक टू दिस वन कि अगर हम 6 मंथ्स पे लेट हो जाते हैं तो फिर स्टेट बैंक का क्या रिस्पॉन्स है, तो वो मैं आई जस्ट गेट बैक टू यू विद इट. परफेक्ट. अच्छा, उजैर अकबर खान का सवाल है कि शुड बी कांटेक्ट अ लोकल बैंक फॉर 2% विथहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट, इज इट यूजफुल व्हाइल फेसिंग एफबीआर? Yes, definitely it is useful. It is definitely useful. आप मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. आप बिजनेस कम्युनिटी से हैं और आप बिजनेस करते हैं और आपके ऊपर टैक्स फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अज्यूम किया कि आप 10 लाख रुपए महीना कमाते हो, तो आप मुझे जो है ना साल के 10 लाख रुपए मिसाल के आप कमाते हैं और वो अज्यूम करता है आप साल के 10,000 रुपए मुझे टैक्स पे करना है आपने. ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट मास को कैटर कर रही है, मास पीपल को कैटर कर रही है, तो वो हर शख्स को तो नहीं जानती, बस उसके पास पैसा आ रहा है, उसके पास टैक्स के मद में पैसा उसके अकाउंट में गिरता जा रहा है. तो और आप जब टैक्स फाइल कर रहे होते हैं वहां पे फिर आप सेग्रीगेट कर रहे होते हैं अपने आप को कि यार देखिए मैं 10 लाख रुपए जो है वो सालाना कमाता हूँ, उस पर 10,000 रुपए सालाना टैक्स लगना चाहिए था और मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली 15,000 रुपए टैक्स पे कर दिए. ये 15,000 पता कैसे चले आपको? ये जो सर्टिफिकेट्स आप निकालते हैं विथ होल्डिंग के सर्टिफिकेट्स, जिसे हम टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स कहते हैं, वो आपको बैंक भी देता है, वो आपको केई वाले भी देंगे आपको, वो आपको पीटीसीएल वाले भी देंगे, वो आपको सिम वाले भी देंगे, वो आपको दीगर जो जहाँ विथ होल्डिंग होते हैं वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे. आपने वो सब कलेक्ट किए, उनके अमाउंट को टोटल किया उनकी बॉक्सेस के अंदर वहां पर, तो फिर आपको पता चला यार मुझे तो 10,000 पे कर रहे थे, मैं तो 15,000 पे कर दिए, तो फिर आप 5,000 रुपीज का क्लेम कर लेते हैं, रिफंड मांग लेते हैं गवर्नमेंट से. तो यस, इट इज वेरी मच यूजफुल. Umar Arshad is asking, please discuss UK VAT. Amazon charge 20% VAT on every service. How can we manage this? Can we get exemption? Obviously, Amazon don't charge every service actually. Amazon. It's a threshold basically you need to crash. Like 85,000 pounds you cross करेंगे आप सालाना revenues में से, then 20% VAT लगता है. Otherwise, flat rate scheme के लिए apply करें, 7.5% flat rate scheme के लिए apply कर सकते हैं. So, how can we further like exemption वाली बात? How can we elaborate this? Exemption मिल सकती है. Exemption तो I don't think so. Exemption तो नहीं मिलती. Exemption UK is very much clear about it. Even the government of Pakistan is very much clear about their taxes. वो exemptions पहले अनाउंस करती है, अपनी बजट पॉलिसी के अंदर अनाउंस करती है. ठीक है जी, तो नहीं उसमें exemptions नहीं मिल सकती. जैसे कि दानिश ने भी क्लियर कर दिया कि अमेजोन तो चार्ज नहीं करता, गवर्नमेंट चार्ज करिए. तो हम यूके की बात करें, 20% आपको वो चार्ज कर रही है, प्लस 19% कॉर्पोरेट टैक्स भी चार्ज कर रही है. अब वो मिस कर गए हैं बहुत से लोग, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी वो चार्ज करती है आपके साथ, तो उस पर एग्जेम्पशंस नहीं होती. उसको कैसे करना है, दैट यू हैव टू कम अप विद सम अकाउंटिंग कि कहाँ गवर्नमेंट छोटी छोटी चीज़ों पे आपको दे रही है फैसिलिटी, तो वो इनडायरेक्टली अपनी अमाउंट को करते हैं. लेकिन और मजे की बात एक और बहुत चीज क्लियर करनी, शायद ये क्लियर नहीं लोगों को, 20% आप अपनी जेब से नहीं दे रहे. वैट इज जस्ट लाइक जीएसटी, एंड यूजर बेयर करता है. ये बात आप जहन में बिठा लें. लाइक फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए का आप एक आइटम बेचते थे, ठीक है, और अभी आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, आप हो गए जीएसटी रजिस्टर्ड, तो 20% वैट आपके ऊपर लगे. तो अब की दफा आप जो बेचेंगे वो 120 रुपए का बेचेंगे, 120 पाउंड का बेचेंगे, तो 20% आप उसको ऐड करके वो एंड यूजर बेयर करेगा. अब ये आपकी मर्जी है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह डील करते हैं, या तो आप खुद बेयर कर लें वो 20%, 100 रुपए का को हम सिखाते हैं अपनी कैलकुलेशन में ऐड करें ना टैक्सेशन को. वीएटी 20% है, 7.5% कर रहे हैं, तो वीएटी का वो अमाउंट आप अपनी कॉस्टिंग में ऐड करें. दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्टिंग. और एट द एंड प्रॉफिट्स को आप उससे माइनस ना करें, बल्कि उसमें कॉस्टिंग में ऐड करें, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी ऑन टॉप ऑफ दैट होनी चाहिए. 25, 30, 35% व्हाटएवर gross margins you are making, on top of that होनी चाहिए. This is what I explain it to my students.
अब्दुल मुकीद कह रहे हैं कि द पर्सन हु इज सेंडिंग मनी टू अस, if he is non-filer and if we are filer, then what will be the situation with FBR? FBR also asks about the source? नहीं, No, the non-filer अगर देखिए, भेज रहा है तो पूछता है FBR की नहीं, नॉन फाइलर से कोई ताल्लुक नहीं होता, नॉन फाइलर का ताल्लुक कोई नहीं होता सेंडर का, Okay. ठीक है। रिसीवर का इंपॉर्टेंट होता है कि रिसीवर क्या कर रहा है, क्योंकि इनकम उसकी हो रही है, सेंडर की इनकम नहीं हो रही। अच्छा जी, बिलाल सर बुलंद का सवाल है, if we have made a UK limited company, so is it advisable to open same company account in local Pakistani bank? And if yes, then what documents are required by local banks? Basically UK limited company बनाई हुई है, सेम नाम पे, उसी सेम पे पाकिस्तान में कंपनी बनाना जरूरी है, एडवाइजेबल है, लाजमी है, या नहीं, लाजमी तो नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप कंपनी सेम नाम से खोलें, पहली बात ये, क्योंकि हर कंट्री की टेरिटरी का अपना कंपनी हाउस होता है। लाइक यूके के अंदर कंपनी हाउस होता है जो रजिस्टर करता है आपकी कंपनी को, पाकिस्तान में एसईसीपी होता है, ठीक है। तो ये इनकी अपनी अपनी टेरिटरी बाउंड्रीज हैं, मतलब अपनी अपनी पाकिस्तान के हिसाब से एसईसीपी डिसीजन लेगा और यूके वाले अपनी कंपनी हाउस के हिसाब से। तो अगर आप सेम नाम से भी आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है और जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप अलग नाम से आए या सेम नाम से आए, अगर वो अवेलेबल है, वो नेम पाकिस्तान के अंदर, वो कंपनी के लिए स्पेस अवेलेबल है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सबसे पहले तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है, एससीसीपी के सर्टिफिकेशंस, एससीसीपी का जो फॉर्म्स होते हैं, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड। ऑलराइट। अच्छा, कमर आसिफ नवाज का बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफी पार्ट ऐसा है जो कि बड़ा सब्जेक्टिव है। जैसे कि ही इज आस्किंग, कैन यू टेल मी द कंप्लीट प्रोसीजर टू शिप प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेज़न warehouse USA UK directly? Are there any custom tax related matters to be addressed while shipping? Please guide me, and how much duties taxes are applied by US UK authorities upon arrival of shipment? देखिए, जो ड्यूटीज होती हैं स्पेशली ऑन अराइवल importing the goods in US or UK, those duties are mainly dependent on the type and nature of the product you are importing. Actually टेक्सटाइल आइटम है तो अलग ड्यूटीज हैं, स्टेनलेस स्टील का आइटम है तो अलग ड्यूटीज हैं, प्लास्टिक आइटम से अलग ड्यूटीज है। चाइना से फॉर एग्जांपल हम माइक्रोफाइबर इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटीज 28% तक है, 28% है। बैम्बू आइटम है, वुडन आइटम है तो ड्यूटीज अलग है। तो आइटम टू आइटम, नेचर ऑफ आइटम के बेसिस पे बिलोंग करती है ड्यूटीज। तो ड्यूटीज का फिक्स परसेंटेज नहीं होता है, ना यूएस में ना यूके में, नॉट इवन इन पाकिस्तान। और कस्टम्स की जो वेबसाइट होती है वहां पे टैरिफ्स अवेलेबल होते हैं, उस पर हर कैटेगरी के बारे में परसेंटेजेस मौजूद होती हैं। जिस तरह अमेज़न पे कमीशन और रेफरल फीसेस की परसेंटेजेस मेंशन होती हैं कैटेगरी वाइज, उसी तरीके से यूएस की अगर आप कस्टम की वेबसाइट देखें, यूके की वेबसाइट देखें कस्टम्स की, इवन पाकिस्तान की देखें, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटीज की एक परसेंटेज क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉनिक में ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो इतना परसेंट ड्यूटी पे करना है, अगर प्लास्टिक कर रहे हैं तो इतना ड्यूटी परसेंटेज है, इतना स्टेनलेस स्टील पे है, इतना रॉ फॉर्म में स्टील पे है। सो ये चीज वेरी करती है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जहां तक रही बात एक्सपोर्ट करने की, वो पूरा प्रोसेस आई थिंक सरदार भाई ने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने स्टेट बैंक के थ्रू अपना पूरा मनी ट्रेल रखना है, एक्सपोर्ट करनी है, वो पैसा 6 महीने में वापस लेकर आना है। अगर 6 महीने में नहीं आता तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक फिर आपसे जुर्माना कर सकता है या प्रोबेबली आपको एक्सटेंड कर सकता है। आई हैव नो आइडिया कि एक्सटेंशन है या डायरेक्ट पेनल्टी है इसके ऊपर। मेरा ये एक मैंने एक स्टेटमेंट इस तरह नहीं है कि जी पेनल्टी है कि नहीं, मुझे भी नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि हमने भी फेस नहीं किया इस तक, हमारे क्लाइंट्स ने एटलीस्ट इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट की। बट आई विल गेट बैक। ओके जी, हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं कि वेयर कैन वी फाइंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एनी वेबसाइट। भाई हर कंट्री की कस्टम की वेबसाइट होती है, कस्टम की पाकिस्तान वेबसाइट, कस्टम, यूएस में भी यूएस कस्टम्स की वेबसाइट है, यूके में भी कस्टम्स की वेबसाइट है। वेबसाइट्स पे ड्यूटीज क्लियरली मेंशन होती हैं। अगर आप चाइना से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं तो चाइनीज सप्लायर से एचएस कोड ले लें। एचएस कोड की बेसिस पे इट्स वेरी इजी फॉर यू टू चेक द ड्यूटीज इन योर रिस्पेक्टिव कंट्रीज कस्टम वेबसाइट और in the respective documents. It's easy to find that. HS कोड जरूर लेना है आपने अपने respective supplier से। Okay, I think let's take one more question and let's end up and wrap it up. आपको जो closing अपना notes देने हो, how if anybody would like to contact you, how they can contact you and what services they will gonna get from you. So let's discuss later on. अच्छा जी, मोहसिन खान कह रहे हैं कि if I am the partner with US resident for TL, it's private label actually, what taxes will be applicable in US and Pakistan when I receive money in Pakistan from Amazon US?
I think quite similar question, but asked in a different way. बिल्कुल यूके वाला सिमिलैरिटी है इसके अंदर। यूएस के जो टैक्सेस हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स से हैं, उसके अंदर 10%, 8%, 32%, 36, 37% तक चले जाते हैं, डिपेंडिंग आप क्या सिचुएशन के अंदर हैं, ठीक है। तो वो हमें डिपेंड देखना पड़ेगा सबसे पहले तो वो चीज़। तो वो आपके आप जब फ्रंट पे लेकर आएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स क्या हैं, तो उसके पे ही डिसाइड होगा ये। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया, पाकिस्तान में जब पैसा आएगा तो अगर आप एक्सपोर्टर हैं, यहाँ के एक्सपोर्टर हैं, मतलब यू नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो आप पे 1% इनकम टैक्स लगता है, ठीक है जी। जैसे ये रेमिटेंस जो आप अमाउंट यहाँ से भेजे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख रुपए का माल यहाँ से एक्सपोर्ट किया है और वहाँ इम्पोर्ट हो गया, उसके अगेंस्ट फिर आपको जब आपके अकाउंट में पैसा गिरेगा तो उस पर 1% इनकम टैक्स लगता है। Okay. Is there any, like, that's a general question which I just came in my mind. Is there any like differentiation or different slabs in USA? For example, अगर एक बंदा unmarried है तो उसका क्या slab होगा, अगर वो married है क्या होगा, divorced है या widowed है, तो मतलब इसकी slabs होते हैं यूएस में या जी random यूएस income के tax अंदर बिजनेस के हिसाब से अपना अलग होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल डबल टैक्सेशन लग रही होती है, तो वो आपके सिंगल के लिए अलग है, मैरिड के लिए अलग है और विडोर्स के लिए अलग है। तो पूरा एक इनका एक काउंटिंग सिस्टम उनका बना हुआ, उसके ऊपर 25%, 37% और 12% और 22% ऐसा करके उन्होंने बनाया हुआ। फिर स्टेट वाइज भी डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। तो मुझे सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपका स्टेटस क्या है, आपका बिजनेस के अकाउंट्स क्या कह रही है, तीसरी चीज़ आपके स्टेट के अंदर है। तो जब तक ये चीज़ क्लियर मेरे सामने डिटेल नहीं पता होगी कि आई वोंट बी एबल टू एक क्लियर एक मतलब हवा में नहीं बात कर सकता कितना परसेंटेज लगेगी। आई नीड टू बी वेरी सब्जेक्टिव। अच्छा, ये फे पंजानी भाई हैं, इन्होंने कहा कि वी आर रजिस्टर्ड एज इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, शुड वी ब्रिंग मनी इन बिजनेस अकाउंट फ्रॉम यूके एज आईटी सर्विस प्रोवाइडर? नहीं, आप अगर आप क्लियरली हैं कि जी आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो आप आईटी सर्विसेज तो नहीं दे रहे, ठीक है। आप दे ही नहीं रहे ना। आप एक चीज राइट, व्हाट जी दानिश, they might have to form a new company as IT services business and उसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज शो करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारे सिलसिले आपको बनाने पड़ेंगे। आप एक चीज बता रहे हैं कि जी मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर हूँ, तो आपने ऑब्वियस कर दिया पहले कि जी आप आईटी सर्विसेज नहीं दे रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे आईटी सर्विस, बल्कि आप माल जो है फिजिकल इन एंड आउट कर रहे हैं पाकिस्तान से। All right, I think that's quite detailed session. Alhamdulillah, very much clear answers, very much energetic session, I would say. काफी जबरदस्त सवालात आए हमारी ऑडियंस की तरफ से. Again, and thank you so much, Sardar Mohammad Nawaz, for being here, for answering all the queries in very much detail. And definitely, taxation is a very, 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 very deep subject. Very deep subject. बहुत broader subject है. इसके अंदर बहुत डिटेल्स हैं और हर कंट्री की टैक्सेशन अलग अलग तरीके से काम करती है, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे पाकिस्तान हो। इनफैक्ट सो काफी डिटेल और सिनेरियो टू सिनेरियो बेसिस पे काफी वेरी करती हैं इसमें चीजें। सो डेफिनेटली ऑडियंस को काफी फायदा हुआ होगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह विल कीप ऑन डूइंग सच सेशंस। सो एनी क्लोजिंग नोट्स फ्रॉम सरदार मोहम्मद नवाज? हम एक सेशन और रखेंगे जिसके अंदर मैं आई विल बी हैविंग माय माय कंसल्टेंट विद मी आल्सो, जिसमें हम मजीद डिटेल में जवाब दे सकेंगे। आज क्योंकि पहला सेशन था और क्योंकि हम ऑफिशियली तौर पर इनेबलर्स के साथ भी अब अटैच हो रहे हैं, जिसमें हम इनेबलर्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हेल्प आउट करेंगे, उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे ऑफिशियली तौर पर कि वो हमसे कांटेक्ट करें और हम उनको बताएंगे कि जी कहाँ वो टैक्स की किस तरह टैक्स पे कर सकते हैं, किस तरह टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, किस तरह टैक्स के मामलात को इजीली लेके चल सकते हैं और आसानी के साथ इन एंड आउट कर सकते हैं। इस हवाले से जो हमारी जो फर्म है वो फर्म जो है वो इनेबलर्स के मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली कुछ डिस्काउंटेड अमाउंट के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। हमारी सर्विसेज में इंक्लूड है पाकिस्तान के अंदर, पहले हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, हम कंपनी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फॉर्मेशन और टैक्स फाइलिंग, टैक्स रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फाइलिंग के हवाले से और अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह हम यूके और यूएसए वालों के लिए भी कर रहे हैं कि हम उनकी अकाउंटिंग सर्विसेज यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और कनाडा और यूएस के लिए जीएसटी फाइलिंग
और इसी तरह यूके के लिए हम लोग वैट सर्विसेज और यूए के लिए वैट सर्विसेज ऑफर करते हैं विद अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, बहुत डिफरेंस के साथ हम वो प्रोवाइड करेंगे। अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं आप दानिश खलील के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन हैव मी ऑन माय फेसबुक व्हिच इज सरदार मोहम्मद नवाज, एंड यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी ऑन माय नंबर व्हिच वुड बी लाइक 0342300668। यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम यू वांट, और किसी तरह की भी सर्विसेज या अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको तो आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। Perfect. And one more thing which I am just thinking of loud right now, that we might also do sessions specifically for our boot camp students, जो हमारे registered boot camp students हैं private level के खास तौर पे या wholesale model के, उन लोगों के लिए भी हम एक specifically dedicated session भी इंशाल्लाह plan करेंगे in the future, जिसमें सरदार मोहम्मद नवाज obviously and with his team basically हमारे लिए हमारे क्वेरीज और स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आंसर्स के जवाब देंगे इंशाल्लाह। ऑब्वियसली केस टू केस बेसिस पे भी हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हमने एक पूरी लार्ज ऑडियंस के लिए सेशन किया है, दैट्स अ जेनेरिक सेशन एक्चुअली, बट आपके अपने अपने रिस्पेक्टिव केसेस के लिए यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल कनेक्ट यू विद सरदार मोहम्मद नवाज। साथ साथ आपको इन्होंने अपनी डिटेल्स बता दी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी या फेसबुक प्रोफाइल भी, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली एज वेल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। पैसे तो कमा लेंगे, मिलियनर बन जाएंगे, बिलियनर बन जाएंगे, लेकिन टैक्सेशन को स्ट्रेट रखना जरूरी है। ये हमारा एक तरह से एक सिटीजन या लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के तहत जरूरी भी है कि हमने अपने मुल्क में इस चीज को, इस कल्चर को बिल्ड करना है, इस कल्चर को एनकरेज करना है, ये बहुत जरूरी है। और ये एंड में आपको फायदा देगी, आपको ही देगी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस सिनेरियो से ना देखें, लेट्स बी देखें हम मैं अपने स्टूडेंट से भी यही बात करता हूँ और लोग कहते हैं जी देखिए करप्शन बहुत है और फिर हमें मिलता क्या है, हम इतना टैक्सेस पे क्यों करें। ठीक है, अपनी जगह एक बहस, बहुत बड़ी बहस है, लेकिन सवाल ये कि व्हाट हैव यू डन फॉर पाकिस्तान, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, अगर हर शख्स ये करना शुरू कर दे कि मैं क्यों दूं, फिर कोई भी नहीं देगा पाकिस्तान को। फिर आप ही की नस्लें, आप और आपकी आगे आने वाली नस्लें जो है ना, उन्होंने परेशान हो जाना है और वो कहेंगे पाकिस्तान हमें क्या दिया। तो बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अगर हम क्रिएट करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशंस भी हमसे ही सीखेगी ना, वो हमसे रिफ्लेक्ट अपॉन करेगी कि भाई हमारे बड़ों ने टैक्सेशन दी, उन्होंने हमें टैक्सेशन सिखाई, उन्होंने अपने टैक्स के मामला सीधे करने सिखाए, तो हम भी करेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी करेंगी। सो एट द एंड अगेन पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह we'll try to make our Pakistan prosperous. Everybody is trying their level best कि वो अपने एंड से जितनी कैपेसिटी जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, everybody is trying their level best. इनेबलर्स बड़े लेवल पे कर रहा है, हम अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं, सरदार भाई अपने लेवल पे, आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ वेरी ग्रेट अमेजिंग सेशन, वेरी गुड सेशन। थैंक यू सरदार भाई for being with us. Inshallah, thank you very much. We'll be having more fruitful sessions inshallah. I'll be always available हर लिहाज से, क्योंकि साकिब भाई के साथ बड़ा अच्छा हमारी मीटिंग भी रही थी और वो जिस तरह मोटिवेट करते हैं अपने लोगों को, जिस तरह ये एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, तो I'll be very much supportive for him every time. Amazing, perfect. Thank you Sardar bhai, thank you everybody. Allah Hafiz, take care. Thank you, Allah Hafiz. Allah Hafiz.